आप सभी को ये स्लाइड दिख रही है? हेलो। यस सर। जी। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज एग्जामिनोफोबिया, या जिसे हम लोग टेस्ट एंजाइटी या फियर ऑफ एग्जामिनेशन टर्म से जानते हैं, तो ये क्या है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि एग्जामिनोफोबिया क्या होता है। ये एक प्रकार का एंजाइटी है, या कह लो आप फियर है, जो बेसिकली एग्ज़ाम्स को लेकर होता है। और स्टूडेंट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप ज़्यादातर देखोगे किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ये डेवलप होता है। जैसे कि आप देखेंगे किसी बच्चे को मैथ्स से प्रॉब्लम होती है, तो मैथ का जब एग्ज़ाम आता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो ये क्या है? इट इज़ अ मेंटल फीलिंग ऑफ अनईजीनेस और डिस्ट्रेस इन रिएक्शन टू ए स्कूल सिचुएशन दैट इज़ परसीव निगेटिवली। एग्जामिनेशन फोबिया इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये एक टर्म ने ऐड किया हुआ है। तो एग्जामिनेशन फोबिया के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या एग्ज़ाम के को लेकर आप अनईज फील करते हैं, इरिटेट फील करते हैं, डिस्ट्रेस फील करते हैं, आपको डर लगता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग अपनी साइकेट्रिक भाषा में हम लोग इसे एग्जामिनोफोबिया या एग्जामिनेशन फोबिया या टेस्ट एंजाइटी के नाम से जानते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फियर और फोबिया टर्म में। फियर क्या होता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन, जो भी डेंजर या कोई कठिन परिस्थितियाँ आती है नॉर्मल कंडीशन में, जो आप उस प्रॉब्लम का फेस कर रहे होते हैं, उस दौरान जो आप फील करते हैं उसे हम लोग फियर कहते हैं। बट जब हम लोग फोबिया की बात करते हैं तो ये भी फियर है, मतलब फियर का ही एक टाइप है। बट ये क्या होता है, ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से, ये एबनॉर्मल तरीके से काम करता है। तो ए फोबिया इज़ अ मार्क्ड एंड परसिस्टेंट फियर दैट इज़ एक्सेसिव, अनरीजनेबल, क्यूड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फियर होता, फोबिया होता है, ये फियर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होता है। मतलब इसमें जो डर लगता है वो नॉर्मल फियर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव होता है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि फोबिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे नॉर्मल फियर में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए थोड़ा देर होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन फोबिया क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फोबिया क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को ध्यान में रखते डेवलप होता है। तो इस स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि फियर क्या होता है, और एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी को ध्यान में रख के डेवलप होता है। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिससे आपको डर लगेगा, या कोई सिचुएशन होगा जिस सिचुएशन में पढ़ने पे ही आपको डर स्टार्ट होगा। फियर इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ डेंजरसनेस परसीव्ड। एक नॉर्मल फियर क्या होता है ना, उसमें जो अमाउंट होता है फियर का, डरने का जो एक मात्रा होती है वो कम होती है। लेकिन जब फोबिया होता है उसमें क्या होता है, फियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो एक गलत तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कंट्रोल नहीं होता है, और जो नॉर्मल सी चीज़ भी आपको डेंजरस लग सकती है। पेशेंट को लगता है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो उसको एक, मतलब उसको गलत तरीके से रिकॉग्नाइज करने लगता है पेशेंट। इसमें क्या होता है कि वो जो सिचुएशन और एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट होता है उसे अवॉइड करना लगता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो जैसे किसी को अगर कुत्ते से डर लगता है तो वो दूर से अगर ही कुत्ता देखेगा तो दूर से ही उससे चला जाएगा, मतलब उसके पास जाने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो ये अवॉइडेंस होता है। जैसे अगर कोई, आप जा रहे हैं किसी गली में, आपने कुत्ता देखा तो आप क्या करेंगे, उस गली को ही छोड़ करके दूसरी गली से आप चले जा रहे हैं। तो फोबिया क्या होता है, बेसिकली धीरे धीरे बढ़ता है, और पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स के साइकोलॉजिकल तरीके से उसको अफेक्टेड करता है, जिससे वो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती हैं।
अब इसमें मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग को आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो जी। तो हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। तो जैसा कि ये स्लाइड आप देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कॉमन सिम्टम है जो फोबिया में भी दिखाई देते हैं। बेसिकली जो फोबिया है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फोबिया में बेसिकली कुछ फिजिकल सिम्टम होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जब बहुत डर लगने लगता है तो हाथ पैर कांपने लगता है, ठीक है। रेस्टलेसनेस मतलब सांस उस फूलने लगेगा, आपको घबराहट बेचैनी होने लगेगी, ठीक है। आपका एक चेहरे पे एक ऐसा भय रहेगा जिस मतलब कि आप चेहरा पीला हो जाता है डर के मारे, इतना मतलब वो कांपने लगते हैं और चेहरे पे फियरफुल एक्सप्रेशन रहता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पेशेंट में नॉर्मली हृदय गति बढ़ जाती है, ठीक है, कंट्रोल से बाहर रहती है। टैकीकार्डिया एक हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में पाल्पिटेशन। उसी तरह ही आप देखेंगे पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स के और प्रॉब्लम जैसे होने लग, जैसे हाइपर वेंटिलेशन, इसको हम लोग अपनी भाषा में कहें तो सांस फूलने लगता है, सीने में दर्द होता है, मुंह बार बार सूखने लगता है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे पसीना बहुत ज़्यादा आएगा तो डिहाइड्रेशन होने की भी चांसेस हो जाती है। बार बार आप पेशेंट को पेशाब लगता है और सर चकराना और कमजोरी या पेट खराब होने की जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आप देखे होंगे बचपन में क्या होता था, बच्चे क्या करते थे, जब स्कूल में टेस्ट होता था तो वो जाना घर से निकलते थे तो बोलते थे मम्मी बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये एग्जामिनेशन फोबिया या टेस्ट फोबिया में क्या होता है, इस तरीके के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, ये कॉमन सिम्टम फोबिया में भी दिखाई देते हैं और कॉमन एंग्जाइटी अदर जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसमें भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि हम लोग बात करें सबसे कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में अगर आप देखेंगे एग्जामिनोफोबिया में जो होते हैं, उनको क्या होता है, पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब कि वो जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वो करते हैं लेकिन वो उनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो अटेंशन और कंसंट्रेशन और फोकस जो होता है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में डिफरेंट टाइप्स के नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मैंने एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाऊंगा कि नहीं। तो ये कई बार होता है कि मेरे से अच्छा मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिससे बार बार वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये कॉमनली आप देखेंगे कॉग्निशन स्टूडेंट्स में ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसमें इरिटेबिलिटी, फियरफुलनेस, ठीक है, और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम और अदर सिम्टम जैसे इंसोम्निया, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू नॉइज, ये सब कॉमन साइकोलॉजिकल सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं जब वो कि एग्जामिनेशन फोबिया का शिकार होता है, ठीक है। तो ये कॉमनली आपने देखा कि कुछ फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ फिजिकल सिम्टम दिखाई देते हैं शुरुआत में, ठीक है, तो धीरे धीरे कॉग्निशन उनका अफेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम हो तभी मानेंगे एग्जामिनेशन फोबिया हुआ है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें से 2, 3, 4 सिम्टम भी जो मैंने आपको बताया अगर किसी को हो रहा है तो ये मान लीजिए कि वो पर्सन किसी न किसी टाइप से एंग्जाइटी का शिकार है या उसे किसी भी प्रकार की फोबिया हुआ है। अब बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फोबिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग जैसे देखते होंगे ना, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आप पाएंगे कि स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे टीचर्स का, पेरेंट्स का हाई एक्सपेक्टेशन होता है स्टूडेंट से, बच्चों से, कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दें, अच्छा मार्क्स लाएं। बट ये एक प्रेशर का काम करता है और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, बच्चों में एंग्जाइटी होती है, जिसे हम लोग फोबिया भी कह सकते हैं।
पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार बच्चों का जो मार्क्स आता है जब दूसरों बच्चों की तो उससे कंपेयर करते हैं, तो वो भी एक बड़ा इम्फेक्टिव फैक्टर होता है। जैसे आप देखेंगे बच्चे का किसी का मैथ में कम नंबर आया तो उस बच्चे का कंपेयर करेंगे कि उसका नंबर तो अधिक आया, तुम्हारा क्यों कम आया। सॉरी। तो आप देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखेंगे कि बच्चे क्या होते हैं कि इसमें जो होता है कई बार मार्क्स को लेकर स्टूडेंट्स को मतलब क्लास में या स्कूल में या घर पर कई बार उनका इंसल्ट किया जाता है, तो वो इंसल्ट उनके दिमाग में मन में जाके बैठ जाता है, और जब भी उस तरीके का एग्ज़ाम या सिचुएशन आता है तो उनके अंदर वो फोबिया अपने आप स्टार्ट हो जाता है, मतलब फोबिया के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक प्रॉब्लम तो स्टूडेंट की तरफ से भी होती है, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कि एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, पेरेंट्स ही सारा फोर्स करते हैं। आप पाएंगे कि हमने अपनी काउंसलिंग में भी देखा है कि ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी होती है। जैसे आप देखेंगे कि क्या करते हैं वो लोग, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सिलेबस आप देखते हैं, आप लोग का आपको एक सिलेबस मिलता है पूरे सेमेस्टर का, और आप क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं, आप खुद से टाइम नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए। मतलब आप एक एक्चुअल अमाउंट में जितना पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए आप उतना फोकस आप नहीं दे रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम अपनी तरफ से कमी छोड़ रहे हैं और गलत तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब गलत फॉल्टी स्टाइल पढ़ने का। ठीक है, कोई आपका देखेंगे टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स में, मैंने देखा है। कई बार आप देखेंगे ना कि वो स्टूडेंट्स गलत टाइमिंग ही बना लेते हैं पढ़ने का। अब ज़्यादातर लोग में स्टूडेंट्स में मैंने देखा है भ्रांति ये होती है कि रात भर बैठ के पढ़ता है वही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें नींद भी ज़रूरी होता है। फॉल्टी जो आप गलत रात भर पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी नींद अफेक्ट होगा और जिससे कॉग्निशन अपने आप फिर से अफेक्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि हमें अपनी नींद या टाइमिंग भी सेट करना है और नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ठीक है, और कुछ टेक्निक्स होते हैं, अच्छे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं पढ़ने का। बट होता क्या है कि स्टूडेंट गलत टेक्निक को फॉलो करने लगते हैं कई बार। ठीक है, कई बार होता है ना, आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स खुद से अपना नोट्स बनाते हैं, खुद से अपना चीज़ों को करते हैं, तो उनमें आप पाएंगे कि वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। जो आपस में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं उस टॉपिक में, आप देखेंगे उनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो डिस्कस नहीं करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप गलत टेक्निक अगर यूज़ करेंगे पढ़ाई के लिए तो भी आप में आगे चल के एग्जामिनेशन फोबिया डेवलप हो सकता है। और कुछ अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे जो कि कॉमनली देखा जाता है, कुछ जैसे पर्सनालिटी में ही प्रॉब्लम होती है या आईक्यू रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चों का आईक्यू वास्तव में एक नॉर्मल की तुलना में कम होता है, तो उनको उनमें एग्जामिनेशन फोबिया होना जाहिर सी बात है, मतलब उनमें कॉमनली पाया जाता है। जिनका सेल्फ इस्टीम कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, ठीक है, उनमें देखा गया है कि बच्चों में एग्जामिनेशन फोबिया ज़्यादातर होने को होती है। उसी तरह ही कुछ एंग्जाइटिक ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो जब भी आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा जो बार बार हमेशा चिंता करते हैं, हमेशा उनको हर चीज़ को लेकर चिंता होती है, तो ये पर्सनालिटी का हिस्सा जिनका होता है, तो वो जब भी एग्जामिनेशन आएगा तो घबराने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो फोबिया का रूप लेता है। तो बेसिकली ये ओवरऑल हमने ऑब्ज़र्व किया है अपने काउंसलिंग में भी और अपने स्टडी में भी कि ये कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से एग्जामिनेशन फोबिया स्टूडेंट्स में होता है। अभी मैंने कुछ स्टडी फॉलो की, उस स्टडी में मैंने देखा है कि जो इंडियन कल्चर अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जैसे आप लोग MBBS MD या उसके अलावा मेडिकल या मान लीजिए IIT JEE या इंजीनियरिंग और अदर जिसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पढ़ाई में, उस तरीके की जो पढ़ाई जहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे बच्चों में ज़्यादा एग्जामिनोफोबिया डेवलप होने का चांस होता है।
ये स्टडी से भी आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स में एग्जामिनोफोबिया एज कम्पेयर टू सोशल, मतलब ऐसा नहीं कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को एग्जामिनोफोबिया नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब जो टफ सब्जेक्ट होते हैं कई बार वहाँ पे एग्जामिनोफोबिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें मैं एडवाइस करूँगा कि जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप टाइम ज़्यादा दीजिए। उसी तरह ही एक स्टडी और हुई जिसमें ये देखा गया है कि जो टेस्ट एंजाइटी या आप कह लो कि एंजाइटी जो डेवलप हो रहा है, एग्जामिनोफोबिया जो डेवलप होती है, वो बेसिकली आप पाएंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अराउंड 16 to 20% तक बच्चों में ये कॉमनली पाया जाता है इंडियन में। और ये क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और फीमेल्स जो मेल की तुलना में फीमेल स्टूडेंट्स में एग्जामिनोफोबिया ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सभी में हो, मतलब सभी फीमेल्स में होगा, पर एज प्रपोर्शन वाइज अगर देखा जाए तो मेल की तुलना में एग्जामिनोफोबिया फीमेल में ज़्यादा होता है। अभी हमने अपनी खुद की स्टडी की हुई है, आप देख सकते हैं, आकांक्षा जी और मैंने, शिव प्रकाश मेरा नाम, आप देख सकते हैं इस स्टडी में। हमने देखा कि एग्जामिनेशन फोबिया की वजह से या एग्ज़ाम गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आप पाया, हमने देखा है कि जो अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हम लोग कॉमनली यूज देखें तो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, और अदर साइकोलॉजिकल जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे सुसाइड भी आप कह सकते हैं, सुसाइड भी उनमें ज़्यादा होता है जिनमें एग्जामिनेशन फोबिया ज़्यादा होती है। या एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स में आप पाएंगे कि एग्जामिनेशन फोबिया होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से उनमें अदर मेंटल इलनेस भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली टॉपिक था कि ये एग्जामिनेशन फोबिया क्या है और इसके क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा था। और मैं आपको इस लाइन से इस अपने टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा, सक्सेस नीड हार्ड वर्क एंड पैशन। जाहिर सी बात है कि सक्सेस एक बार में चीज़ें नहीं आप पा सकते हैं, आपको हार्ड वर्क करना है और धैर्य के साथ लगन बनाए रखना है, और तब तक अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो एग्जामिनेशन फोबिया क्या है और इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या जो डिफरेंट स्टडी हुई है उसमें दिखाया गया कि मेंटल इलनेस के होने की भी संभावना इसमें बढ़ जाती है। लेकिन इससे आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली हम लोग इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग अवेयर रहें कि एग्जामिनेशन फोबिया भी एक प्रॉब्लम है, उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके लिए काउंसलिंग और साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं, जिसे आप लोग हमारे एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक जो BHU में चलता है वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, और हमारी संस्था हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से भी आप लोग काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके कोई क्वेश्चन है अभी आपका? हाँ सर, ये स्पेसिफिक में आता है या फिर सोशल फोबिया में? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सुषमा जी। बेसिकली आप देखेंगे एग्जामिनेशन फोबिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सिचुएशनल है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो फोबिया होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एगोराफोबिया, ठीक है, सोशल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। मैं आप लोग को 2 मिनट लूँगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एगोराफोबिया क्या होता है कि जब आप अपने होम टाउन से जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हैं, अपने जैसे हम अपने घर के हैबिचुअल हो चुके हैं, अपने सिटी के हैबिचुअल हो चुके हैं, जब उस जगह से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या होता है उस कंडीशन में, जब हम नए सराउंडिंग में पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए नए सिटी में जा रहे हैं या नए जगह पे जब पहुंचते हैं, तो हमें उस दौरान फोबिया जो डेवलप होती है उसे हम लोग एगोराफोबिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप मैंने बोला सोशल फोबिया, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं
क्यों इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको एकदम समझना है कि एग्जामिनेशन फोबिया क्यों अलग है इसमें, मतलब इन सबसे अलग क्या है। दूसरा जैसे सोशल फोबिया, जैसे सोशल फोबिया क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन से, ध्यान रखिए सोशल सिचुएशन सामाजिक परिस्थिति में ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप मैं दूंगा कि जब आप देखेंगे कि किसी को स्टेज फोबिया है, एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टेज पे जाने पे लोगों को इंटरेक्ट करने में, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करने में, ग्रुप में इंटरेक्शन करने के दौरान, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन करने के दौरान प्रॉब्लम फील होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं सोशल फोबिया, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है स्पेसिफिक फोबिया, जैसे कि सुषमा जी ने पूछा कि क्या ये स्पेसिफिक फोबिया के अंतर्गत आता है, तो जाहिर सी बात है जी हाँ, ये स्पेसिफिक फोबिया के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि आपको स्पेसिफिक फोबिया के बारे में अभी मैंने एग्जामिनेशन फोबिया का जब डेफिनेशन मैंने दिया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था एक कंडीशन, एग्जामिनेशन एक कंडीशन टाइम है ऐसा कि जब बच्चों में फोबिया डेवलप होता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि हमने कहा था एगोराफोबिया जब आप किसी अपने हैबिचुअल होम टाउन से बाहर निकलते हैं, पब्लिक स्पेस पे या दूसरे सिटी में जाते हैं, तब वो डेवलप होता है, तो वो डिफर कंडीशन है। दूसरा हमने बोला सोशल सिचुएशन, जब आप किसी सोशल कंडीशन से फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए शादी में गए, विवाह पार्टी में गए, तो वहाँ पे आपको डेवलप हो रहा है, तो वो सोशल सिचुएशन का जब आप सामना कर रहे हैं तब फोबिया जो हो रहा है, तो इसे सोशल फोबिया कहते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, इन दोनों से अलग होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या कंडीशन में ही आपको वो फोबिया होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, आप देखेंगे अगर किसी को कुत्ते से डर लग रहा है, ठीक है, या मान लीजिए किसी को ऊंचाई से डर लगता है, या किसी को पानी से डर लगता है, या किसी को आग से डर लगता है, ये तो हमेशा तो उसके पास आग, पानी, ऊंचाई ये सब चीज़ें तो होंगी नहीं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन में आप फेस कर रहे हैं और उसी कंडीशन में ही आपको वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे हम लोग स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, एग्जामिनेशन फोबिया क्या है, एक स्पेसिफिक फोबिया है, ठीक है। आई थिंक सुषमा जी आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्पीकर के तौर पे मैं मिस आकांक्षा जी को बुलाना चाहूँगा। मिस आकांक्षा। First of all, good afternoon all of you, all participants and respected sir. आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अदरवाइज़ आप लोग काफ़ी टाइम से सर को सुन रहे हैं, बाकी लोगों को भी आप लोगों ने सुना। आई थॉट कि मैं लेट ज्वाइन की थोड़ा, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब आप लोगों का पेशेंस ही हमारा सपोर्ट है, और मैं आशा करूँगी कि आगे भी इसी तरह आप जुड़े रहेंगे। अदरवाइज़ जो मेरा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइजीन फॉर हेल्दी माइंड। तो अभी सर ने जैसे बात किया एग्ज़ाम फोबिया की, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। अक्सर हम लोगों ने देखा, हमारे यहाँ पे भी आते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के हमारे पास आते हैं कि हमें इस तरह की दिक्कत है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है अपने बच्चों से कि नहीं आपको इतना लाना है तो लाना है। तो इस तरह से बच्चे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन में और अपने दिमाग से खुद लड़ते रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और होते रहते हैं। तो फिर इसमें हमें ज़रूरत होती है कि हम पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को समझाएं, और फिर स्पेशली स्टूडेंट को ही हमें इसमें मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपका मस्तिष्क है, आपका जो मस्तिष्क है आपके मन की तरह ही वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इसमें क्या करता है, ये यादों को सजोता है, आपके इमोशन को संचालित करता है, और कई सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं इंसान के लाइफ में जिनको कि
हम जो हमारे ब्रेन में जा कर के एक तरह से कह लिया जाए कि सिक्योर होते हैं, याददाश्त की तरह वो काम करते हैं हमारे ब्रेन में जा कर के, वो वहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। और फिर इसमें देखा जाए कि साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी करता है। जस्ट कि अगर हम हमारे जब हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव। जैसे ये होता है कि चलो ये कर लेते हैं, फिर आता है कि हम उसका तुरंत तुरंत में ये चीज़ें भी स्टार्ट कर लेते हैं कि नहीं, इसको करने से ये इम्पैक्ट आएगा। जस्ट लाइक कि हाइजीन की बात करें, तो अभी कैसा है कि अभी सारे लोग ये जानते हैं, अभी हम लोगों के पास भी ओवरवेट के कई सारे केसेस आते हैं। ऐसे लड़के और लड़कियां आते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा हाई है, और वो अपने ओवरवेट के कारण कई सारी चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे स्टडी हो गई, कहीं ना कहीं स्टडी में उनको बहुत सारे डिस्टर्बेंस, जैसे ही वेट बढ़ने लगता है तो कई सारे उसके साथ प्रॉब्लम भी डेवलप होने लगते हैं। तो उसके वजह से जो उनका स्टडी फोकस्ड होता है, वो पूरी तरह से वो अपना 100% उसमें नहीं दे पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक तो पहले ये होता है कि सोशली कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जिनका हाई वेट है उनको अपने फ्रेंड्स का कमेंट झेलना पड़ता है, और भी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से जो उनका मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम उनको डाइट चार्ट देते हैं और डाइट प्लान बताते हैं कि आपको कैसे खाना है और कैसे नहीं, कैसे रहना है, मतलब तो फिर उसमें हम बताते हैं कि आपको जैसे बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जंक फूड, फास्ट फूड जो भी है उसको अवॉइड करना है। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है उसमें कि नहीं, हम तो चाहते हैं अवॉइड करना, लेकिन हम अपने दोस्त के साथ जाते हैं तो हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारा मन मतलब ऐसा होता है कि नहीं, एक बार खा लेते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार के बाद शायद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वही बात है कि हमारे लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, हम कि एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। एक तो कहीं ना कहीं हमारा मन कहता है कि नहीं, हमें ये खा लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, बट और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें रोकता है कि नहीं। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट ही होता है जो हमारे माइंड को हमें मिलता है। तो हम जो भी कुछ करते हैं उससे हमारा मन, उसमें हमारा जो मन होता है वो ज़रूर शामिल होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम एक्सरसाइज वगैरह की अगर बात करते हैं, तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि कंसंट्रेशन वगैरह हो गया, जो हमारे ब्रेन, जो हमें ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम टाइम पे, और ये रियलिटी है कि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है किसी किसी को, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होता है। मतलब ये लगता है कि टाइम भी कम है और ऐसा लगता है कि पढ़ना भी बहुत है, बहुत पढ़ लूँ, लेकिन बुक लेके जैसे ही बैठते हैं नींद आने लगती है। ये होता है कि थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो ये कई सारी जो समस्याएं हैं उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, जैसा कि मैंने सर से ही सीखा है। अक्सर सर ने कहते हुए, सर को सुना कि एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में। किसी भी चीज़ को अगर आप गिव अप करना चाहते हैं, जैसे बुरी हैबिटें हैं, अगर हैबिट्स हैं वो आप उसको गिव अप करना चाहते हैं, या फिर अपने मन से कई चीज़ें निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन और जो योगा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक्सरसाइज के द्वारा भी अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। होता तो यही है ना, लिटरली हम देखते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है पढ़ाई से, जिसकी वजह से हम काफ़ी स्ट्रेसफुल फील करते हैं। तो उसमें हमें जैसे भ्रामरी प्राणायाम सर बताते हैं कि हाँ ठीक है, आप भ्रामरी प्राणायाम करके अपने कंसंट्रेशन पावर को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हो गया उससे भी, और स्पेशली देखा जाए तो मेडिटेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है इसमें। तो और उसके बाद वर्कआउट की बात करते हैं कि हमें अच्छा खासा वर्कआउट करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वर्कआउट करने से आपका जो बॉडी होता है, अगर वो एक एक्चुअल टाइम पे, जैसे हमारा कुछ लोगों का हैबिट होता है कि हमें रात को ही पढ़ना है। तो रात को क्यों पढ़ना है, आप दिन में भी पढ़ सकते हो। जो काम आपका दिन का है तो आप उसको स्टडी में लगा दो, फिर वो नहीं करते, हमें ये करना है वो करना है, नहीं पढ़ना। तो अगर हम
अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, किसी किसी का ऐसा होता है कि चलो हम रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे में कंटिन्यूटी नहीं होती, हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, तो उसके लिए क्या करें? तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यूँ कर सकते हैं कि हम थोड़ा अपना जो रनिंग है उसको हफ्ते में 3 से 4 बार रनिंग कर लेते हैं और वॉकिंग करते हैं और उसके बाद डांसिंग कर लेते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं कि आपका एक तरह से वर्कआउट करने का, तो हमारी जो बॉडी होती है वो काफ़ी, हमारा माइंड और बॉडी काफ़ी फ्रेश फील करता है पूरे दिन के लिए। उसके बाद अगर आप फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें मन लगता है, क्योंकि एक कंसंट्रेशन बन जाता है कि हमें क्या करना है, उस पे हमारा फोकस्ड हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि जब आप पूरी चीज़ें दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो जो एक एक्चुअल टाइम होता है उस पे हमें नींद आने लगती है। जैसे रात को 10 बजे तक सोने का अगर हम टाइम फिक्स करते हैं तो उस पे हमें नींद आ जाती है, क्योंकि हम सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हमने जो सफिशिएंट स्टडी हमारा था, एक गोल था, उतना हमने कंप्लीट किया। अब रात को नींद नहीं आती, इसका मतलब ये है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, कि हमने जो अपना फुलफिल टाइम देना था स्टडी के लिए वो नहीं दिया। अगर आप दिन में सारी चीज़ें डन करके और रात को जल्दी सोते हैं, फिर आप दिन में अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और वैसे ही जब अगर हाइजीन की बात करें, कुछ चीज़ें जैसे फूड वगैरह की बात करें, तो अगर आप जितना ही बाहर की चीज़ें खाते हैं और जंक फूड और फास्ट फूड लेते हैं, ऑयली चीज़ें लेते हैं, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके मन पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके ऐसा होगा कि खाने को तो खा लिया, कभी कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो, मतलब वो जस्ट कि कुछ लोगों को कंप्लेन होता है कि हमें पेट में प्रॉब्लम होने लगी, हमें तो ऐसा होने लगा, क्यों हो रहा है नहीं सोचते। इसलिए होता है क्योंकि आपका जो खान-पान है वो गड़बड़ है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर जब तक आपने वो नहीं छोड़ना है तब तक आप एक हेल्दी लाइफ का जो कल्पना है आप उसको नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। हम अपने कंफर्ट ज़ोन से जब तक बाहर नहीं निकलते, हम जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए मेडिटेशन, योगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि सर ने भी जितना जो भी चीज़ें बताई, आप लोगों को ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको कब क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब आपको फोबिया हो रहा है, कब स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको आपको कैटेगराइज़ करने में काफ़ी आसानी हो गई होगी। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि आप लोग योगा, मेडिटेशन पे आप फ़ोकस्ड करके, और जो आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड लेने की, तो ये चीज़ों से गिव अप करके आप एक हेल्दी लाइफ का सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद मेरा इतना टॉपिक सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आकांक्षा मैम। बेसिकली जो आकांक्षा जी ने भी टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया, आप पाएंगे कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग खुद आकांक्षा और अरुण जी से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम क्या आप देखते हैं स्टूडेंट्स में। तो हम लोगों ने ये देखा है कि बेसिकली क्या होता है, उनका लाइफ जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज होता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये तो एकदम नील होता है जिन स्टूडेंट्स में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आता है काउंसलिंग के लिए वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि मेडिटेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्सरसाइज और रूटीन जो हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। और रूटीन नहीं गड़बड़ होगा तो आपका फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगा, फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा, और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगा। तो यही एक बड़ा इशू है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ हमारे सौरभ कुमार जी जो सर हैं, अगले स्पीकर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि प्लीज़ ये जो एग्ज़ामिनेशन फोबिया है या स्टूडेंट्स जो इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या क्या टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करते हैं, सर इसके बारे में कृपया थोड़ा एक्सप्लेन करें, और मेरे जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा इसके बारे में जागरूक हो पाए। अच्छा,
तो मेरा जो टॉपिक था, मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट रिलेटेड टू एग्जाम फोबिया। ठीक है, तो सर माइक नीचे भी छोड़ देंगे तो आवाज़ अच्छे से आएगी। हेलो, हाँ, माइक नीचे छोड़ दीजिए, आवाज़ आएगा, कवर करेगा वो। ओके। तो एक कुछ बताना चाहिए कि एग्जाम एंजाइटी, मतलब एंजाइटी क्या हुआ? एंजाइटी होता है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम जो हमारी मतलब फिजिकली इमोशनली हम जो कोपिंग करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या हो, अवॉइड स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस करने के लिए जो हम टेक्निक आजमाते हैं, जो तो उसको हम ये जो होता है हमको एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन देता है। तो एंजाइटी क्या हुआ? एंजाइटी एक तरह का हमारा जो हुआ फिजिकली और इमोशनली रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। तो वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। तो फिजिकल लेवल पे जैसे कि एंजाइटी जब होने लगती है, वो देखते हैं कि जब मतलब कोई भी प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है, स्थिति रहती है, तो हमें जैसे गला सूखना, स्वेटिंग आना, मतलब पसीना आना और सर में दर्द होना, ये सब चीज़ें होने लगती है। और ऐसा आप सुनते होंगे कि एग्ज़ाम मतलब ऐसे केसेस आते हैं जो पीडी लेवल पे काम करते हैं चीज़ें। और अगर न्यूज़पेपर वगैरह मैगज़ीन वगैरह देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि जब एग्ज़ाम का समय रहता है, बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, ये सब सिचुएशन होती है, तो आप देखते हैं कि ऐसा बहुत सारा केसेस होता है कि ऐसे ऐसे केस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाते हैं कि मतलब एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है ये एक सिचुएशन बेस्ड होता है। इसलिए जैसे हर एक फोबिया जो है, फोबिया या एंजाइटी जो है, एंजाइटी हो गया कि विदाउट नोइंग एनी रीजन, अप्रोप्रिएट रीजन। एंड फोबिया हियर क्या है कि एक मतलब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि एक और एंजाइटी में मतलब एक सिचुएशन है जो जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जाम जो है वो सिचुएशन जो है वो प्रोवोक कर रहा है। तो एग्जाम एंजाइटी में क्या क्या हो रहा है? एक्सेसिव वरी अबाउट अपकमिंग एग्जाम, मतलब जो एग्जाम आने वाला उसको लेकर हम चिंतित हैं। तो अगर हम चिंतित अगर किसी चीज़ को रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो काम रहता है वो सही ढंग से मतलब नहीं चल पाता, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंस होता है, सभी चीज़ें डिस्टर्बेंस होने लगती है। फिर दूसरा हो गया कि एग्जाम एंजाइटी किन चीज़ों को लेके हो रहा है। तो एक पहला हुआ एक्सेसिव वरी अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स, दूसरा हो गया फियर ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड। फियर ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड, जैसे यही अभी बात चल रहा था कि गार्जियन जो हैं मतलब कंपेयर करने लगते हैं दूसरे लोगों से, तीसरे लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, तुम्हारा इतना नंबर कम आ रहा है तुम्हारे दोस्तों का। तो इसको लेके फियर ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड होना शुरू हो जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस जो हो रही है वो डिग्रेड होने लगती है, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर तीसरा जो है एप्रीहेंशन अबाउट द कंसिक्वेंसेस। अभी हमने दिया नहीं है, अभी हमने उस एग्ज़ाम को दिया नहीं है, लेकिन पहले ही से आकलन करना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको लेके एप्रीहेंशन बना रहे हैं। एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द मेनी नॉर्मल सिचुएशन, ये सब सिचुएशन होता है एग्जाम एंजाइटी का। अब इसमें पॉसिबल कॉजेज क्या है? जो एक होता है एनवायरनमेंट कॉज, जो कि प्राकृतिक रूप में हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? पहला जो हो गया हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, एक हो गया हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स। दूसरा हो गया पेरेंट्स इम्पोजिंग देयर एम्बिशन इन चिल्ड्रंस,
अब आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा नई सिचुएशन में कि तुमको जो है ये कोर्स करना, ये चीजें करनी है, लेकिन लेकिन उसका क्या इंटरेस्ट है, चीजें क्या है, वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स कर पाए तब ना। तीसरा हो गया कॉम्पिटिटिव फॉर हायर चाइल्ड। अब क्या हो गया, ये चीजें जो हो गई हैं, अंक गणित हो गया है, अंक के आधार पे विश्लेषण, ठीक है। मैन ऑफ द मैच जैसे किसको मिलेगा, तो वो चीजें जो है वो किसको मिलेगा, तो जो ज्यादा अंक लाएगा। मतलब क्या है कि नंबर, पूरा नंबर बेस्ड। तो अगर नंबर के आधार पे जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है फ्यूचर, जबकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे एग्जाम्पल हैं कि मतलब नंबर आप देख लो कि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, कल ही मैं देख रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो तो कभी स्कूल गए भी नहीं थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। तो बहुत सारा ऐसा जो है, बिल गेट्स जो थे वो कॉलेज ड्रॉप आउट। तो ऐसा जो है कि नंबर बेस्ड जो हो गया है, मतलब नंबर आपका अगर अच्छा आएगा तो आप सक्सेसफुल। तो ये आकलन जो हो रहा है ये गड़बड़ है। ये जो होता है ये एंजाइटी डेवलप प्रोवोकिंग सिचुएशन कर रहा है, और ये सब क्या है, ये एनवायरनमेंट बेस्ड है। फिर जैसे एक कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर किड्स, मतलब आस पड़ोस में जो भी हैं उनसे कंपैरिजन हो रहा है। फियर ऑफ टीचर्स, अपने शिक्षकों को लेके डर, ठीक है। इंसल्टिंग रिमार्क्स फ्रॉम टीचर्स, अगर टीचर्स जो है उनको इंसल्ट करेंगे अपने साथियों के सामने, तो वो भी जो होता है, ये भी होता है, ये फोबिया एंजाइटी, मतलब इनमें एंजाइटी डेवलप कर सकता है। फिर एक जो है हमारा क्या है, पुअर स्टडिंग स्टाइल। एक बहुत सारे अक्सर जो होता है, मतलब एक ये रहता है कि पूछा जाता है कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव ये देखेंगे तो उसमें पूछते हैं लोग ज़्यादातर कि कितना समय पढ़ना चाहिए, कितने समय में हम क्रैक कर देंगे, कितने। तो देखिए सिचुएशन ये होता है कि इसमें भी है कि इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव दो टर्म आया कि आपका करने का क्या तरीका क्या है, आपका करने का तरीका क्या है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अब जैसे कि शाहिद अफरीदी जो थे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, तो उनका क्या था कि वो रन जो थे अच्छा खासा स्कोर करते, लेकिन कभी भी उनको एक अच्छे बैट्समैन के रूप में नहीं देखा गया था, क्योंकि उनका जो था टेक्निक जो था, मतलब वो इफेक्टिव नहीं थे, इनएफिशिएंट, क्योंकि उनका जो था तरीका सही नहीं था। और आप देखोगे कि दूसरे खिलाड़ी जो हैं, बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हैं, इनका जो होता था, इनका क्लासिक इफेक्टिव तरीका था, इफिशिएंट तरीका। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आप डिफरेंस होता है, तरीके से पढ़ाई करते हैं, तरीके से अपना काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है। बहुत सारा स्टडी हमारे और शिव ने एक स्टडी किया है यही एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, तो आर्टिकल निकला हो, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा स्टडी है जो कि शो करता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। ये टाइम मैनेजमेंट जो होता है और स्टडिंग हैबिट क्या है, उसका भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है।
अब क्या है कि आप कंसिस्टेंसी शुरू से ही कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके रखना है, और आप चाहेंगे कि एग्जाम के समय कुछ आवर में आप करना चाहेंगे, तो जो कंसिस्टेंटली करते आ रहा है जो है, तो वो जो शॉर्ट पीरियड में तो बहुत बेसिकली स्टडी भी है शो करता है, जो कि मैनेजमेंट ये सब पे जो कि ये बताता है कि साइकोलॉजिकली पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये जो है कि पुअर स्टडिंग हैबिट, इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव दो तरीके हैं। इसमें इनएफिशिएंट बताया जा रहा है कि इरेगुलर कवरेज ऑफ द एंटायर सिलेबस। अभी से जो ये क्या होता है, हैप्पैजार्डनेस डेवलप करता है। हैप्पैजार्डनेस मतलब कि एक बैलेंस बना के हम नहीं चल रहे हैं। अभी टाइम है, मेरे पास टाइम है, कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो होता है लास्ट 20 आवर्स में हम करना चाह रहे हैं, अब हमारे पास 1 मंथ है, हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना, फिर 15 डेज के बाद देखा जाएगा, 10 डेज के बाद देखा जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर जो होता है वो बिल्डअप हो जाएगा। अब हमको इतना जल्दी उसको सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसमें आपका ह्यूमन कैपेसिटी क्या है कि उसको प्रॉपर काइंड ऑफ रिवीजन चाहिए, मेमोराइजेशन चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। तो आप अगर अनवांटेड जो फिर आप उसको तैयार करना चाहेंगे शॉर्ट पीरियड में, तो वो क्या होगा कि मेमोराइजेशन नहीं होगा उस ढंग से, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। रिवीजन नहीं होंगे तो फिर आपको प्रेशर पड़ेगा और फिर आपको लगेगा कि मैं सब चीज़ भूल गया। और ऐसा ही बहुत सारे जो प्रॉब्लम जो लेके आते हैं बच्चे एग्जाम के समय, तो ये देखा जाता है वो लोग ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हाँ भूल गया। तो वो क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो रिवीजन जो नहीं हो पा रहा है शुरू से, एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन किया जा रहा है, उसके कारण हमारा जो है सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है चीज़ों को, और उसके कारण हम जो प्रेशर अपने पे कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी जो है मेमोरी और ये कैपेसिटी, ग्रैब करने की कैपेसिटी, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, ये सब में दिक्कत होता है। फिर जैसे इसी को बोला ट्राइंग टू मेमोराइज द कोर्स बुक, हम क्या करते हैं कि चीज़ों को हम लोग जैसे अपने इस कॉलेज डेज में तो हमारे टीचर थे डॉक्टर बड़नवाल सर थे, तो वो बोलते थे कि आप लोग जब क्या होता है कि एग्जाम में आप जाके क्या करते हो, पढ़ देते हो और फिर उसको वोमिट आउट कर देते हो, वोमिट कर देते हो, जैसे का तैसा कर देते हो। लेकिन इससे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ चीज़ों का आपको जो दी हुए, उससे हमें क्या होता है कि हम जो चीज़ जिसने थ्योरी दी, चीज़ें दी, उसको हम उस ढंग से मेमोराइज करके हम लिख देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे में एनालाइज करने की क्षमता नहीं आती है। और आप कोई भी एग्जाम देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी चीज जो होती है, उसमें आपको एनालिसिस मांगता है। आप क्या सोचते हैं? आपने बहुत सारे थ्योरी पढ़े, चीजें पढ़े, हम लोग अब रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है, हमारा एक पोर्शन होता है, जैसे हम लोग रिसर्च लिखते हैं तो उसमें जो होता है इंट्रोडक्शन, रिव्यू, रिजल्ट, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट और डिस्कशन पोर्शन एक होता है। डिस्कशन पोर्शन में हम लोग, जैसे आप लोग अभी पढ़ते होंगे, समरी करते होंगे किसी चीज, तो समरी करना क्या होगा, समराइज करना। तो समराइज करना यही चीजें होती हैं कि आप क्या समझे, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, आप क्या इंटरप्रिटेट करते हो। और डिस्कशन में हम यही चीज़ों को लिखते हैं कि जो डिफरेंट लोगों ने बताया चीज़ों को, उसको इंटरलिंक करना है। तो जो है कि हमको एनालिसिस जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है हमारे में जो डेवलप करना है,
वो क्या बोलता है, वो हमें एनालिसिस करने की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए बोलता है। और वो क्या होगा, वो हमको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना हो जाए rather than मेमोराइजिंग बेस्ड। मेमोराइज करने की जगह हम इंटरलिंक करना चीजों को सोचें। मतलब एग्जाम है तो P/H ऐसे करके हम क्या करें, जैसे कुछ मेमोराइज करने का तरीका कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर फुल टाइम, तो सम पीपल हैव, तो इसमें साइन थीटा हो गया P/H। पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर तो cos थीटा हो गया, उसमें आप B/H। तो मतलब ऐसी चीजों को जो है कि आप इंटरलिंक करें चीजों को, एक लिंक करना सीखे, तो ये लॉन्ग टर्म याद रखना, रादर देन उसको हम मेमोराइज करना चीजों को करें तो हमको उतना याद नहीं रहता है। जैसे फिल्म वगैरह से ही, जैसे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर याद करना, तो एक अपरिचित फिल्म आई थी, तो उसका सिचुएशन जो है उसमें आप देखेंगे कि एक समय में एक व्यक्ति जो है बहुत सारा पर्सनालिटी ले रहा है, तुरंत गुस्सा कर रहा है, तुरंत शांत हो जा रहा है। तो ऐसे अगर हम बुकीज पढ़ेंगे और उसको हम उससे याद करेंगे तो हमको इंटरलिंक करके तो ज्यादा याद रहता है। तो ये चीजें करनी है। फिर बिंज लर्निंग पैटर्न क्या हो गया कि जैसे कि एक समय में ही हम उसको पूरे चीजों को हम चाह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट कर लें, ठीक है, तो इसका जो है ये सब इनएफिशिएंट तरीका है। स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर एग्जाम के पहले हम पूरी रात भर पढ़ना चाह रहे हैं। फिर एक इनएफेक्टिव टेक्निक जो है रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, जो अभी बात चल रहा था कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, बस उसको याद करते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है चीजों को, वो चीज याद करना है, लेकिन जो हर एक चीज को हम मेमोराइज करके ही जाएंगे तो वो जो है हमें एनालिसिस का कैपेसिटी पोटेंशियल हमारे में डेवलप नहीं हो पाएगा। अनएबल टू रिकलेक्ट द मटेरियल, इनएफेक्टिव क्या हो गया कि अनएबल टू रिकलेक्ट द मटेरियल, क्या चीजें हैं हमको वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे। नॉट मेकिंग रिवीजन नोट्स नहीं बना के हम रखते हैं। आप जितने भी अच्छे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन करते हैं या जो भी है अच्छे स्टूडेंट जो आप जो है उनको देखेंगे कि वो नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है लास्ट क्षण आप बुक से पढ़ना चाहेंगे, चीज़ों को देखना चाहेंगे, तो वो पॉइंट में नहीं रहता। अब पूरा उसको हम लास्ट आवर में पूरे बुक को उल्टाना चाहेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर जो नोट्स बना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्या चीज़ें हैं, उसको अगर हम नोट्स बना के रखते हैं तो हम वी आवर में लास्ट समय में भी हम मेमोराइज कर सकते हैं। फिर इसके साथ है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फीलिंग लिटिल और कंट्रोल आवर एग्जामिनेशन सिचुएशन, ये सब जो है ये एंजाइटी हमको हमारे में डेवलप करता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है फीलिंग लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द एग्जामिनेशन सिचुएशन, निगेटिव थिंकिंग एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने को निगेटिव कम आकलन करना, अपने का क्रिटिसाइज करना, ये जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द जनरेशन ऑफ द एंजाइटी और द एग्जामिनेशन रिलेटेड फोबिया। लो सेल्फ एस्टीम, फिर मैं अब इतने समय में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अपने पे विश्वास नहीं करना, फियर ऑफ फेलियर, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, ये सब सोच। इरेशनल थिंकिंग अबाउट एग्जामिनेशन एंड आउटकम्स, वही जो पहले बात है कि एप्रीहेंशन को लेके अपने को इवैल्यूएट करना, अगर नहीं हो पाया तो मेरे आसपास वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ों को सोचना, ये जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसके कारण भी एंजाइटी और ये फोबिक एग्जामिनेशन रिलेटेड फोबिया हो सकता है। अब सिम्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन
इससे जो होती है कंसंट्रेशन में जो होता है हमारा कंसंट्रेशन मेंटेन करने में सहायक सिद्ध होता है। फिर इसी के साथ प्रॉपर डाइट अगर हम लेते हैं, मेंटेन करते हैं, स्लीप हैबिट अच्छी तरह से हम अपना रखते हैं, जैसे कि 7 से 8 घंटा जो नॉर्मल स्लीपिंग हैबिट है उसको अगर हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फिर स्टे फोकस्ड रहते हैं। एक मेनोमोनिक्स होता है जिसमें टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन, यू कैन मेक चार्ट, और जैसे कि बताया राइम्स और फ्रेज टू मेमोराइज योर लिस्ट, ये भी तरीके जो होते हैं इससे फिर। और प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग रेगुलरली, और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तब आप साइकोलॉजिस्ट जो है या कोई मनोरोग विभाग में साइकेट्रिस्ट से आप मिल सकते, ठीक है। इसी के साथ हम एंड करते हैं। आप इतना ही बताना था मुझे। थैंक यू सौरभ सर, आपने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को रखा कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं फोबिया जैसे, और इसमें बेसिकली आपने सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसका कुछ मैनेजमेंट का पार्ट बताया कि किस प्रकार से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। कॉमनली अगर हम लोग अपनी साइकेट्री की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जो भी एग्जामिनेशन फोबिया एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का हम लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट लेंगे, किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट BHU में है, आप आएंगे वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के दौरान जो प्रॉब्लम दिखेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एंटी एंग्जाइटी की कुछ दवाएं मेडिसिन दी जाएंगी। उसके साथ साथ कुछ काउंसलिंग हम लोग साइकोथेरेपी, जिसे हम लोग अपनी साइकोथेरेपी कॉमनली इसमें यूज़ किया जा सकता है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, वो थेरेपी दी जाती है। एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक में भी इस तरीके की सुविधाएं आप उपलब्ध हैं। तो और सर ने कुछ अपने टॉपिक के दौरान कुछ टेक्निक्स की बात की गई थी, जैसे मेमोराइजेशन का टेक्निक की बात किया, जैसे राइमिंग के थ्रू आप सीख सकते हैं, तो और दूसरा कोडिंग के थ्रू, जैसे हम लोग अगर हम लोग सोशल वेलफेयर की बात करें, सोशल वर्क का हम लोग का जो टॉप पेपर है उसमें हम लोग एक कोडिंग करते थे, पोस्ट कार्ड प्लानिंग का स्टेप क्या करते थे, उसका फर्स्ट लेटर आगे रख लेते थे तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन गया पोस्ट कार्ड, हमने उसके थ्रू भी याद कर लिया। तो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं चीज़ों को याद करना, और बेसिक चीज़ क्या है, जैसे सर ने कहा कि समझ करके जो चीज़ आप कर रखते हैं वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। ये साइकोलॉजिस्ट हम लोग की साइकोलॉजी की भाषा में लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं, अगर हम किसी चीज़ को समझ के करते हैं तो ज़्यादा देर तक हमारे साथ बनी रहती है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फोबिया या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, उसका कहीं ना कहीं हमें काउंसलिंग लेना चाहिए। और विशेष तौर पे आप देखेंगे एग्ज़ाम पीरियड जब आते हैं उसी समय नंबर ऑफ पेशेंट केसेस, जैसे सौरभ सर ने बताया, कि बढ़ने लगते हैं। तो थैंक यू सौरभ सर, आपने बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स रखे, जिससे क्या हुआ कि लोगों को कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। हमारे साथ संजय सर जुड़ चुके हैं, ये मोटिवेशनल काउंसलर हैं हमारे हेल्थ सोसाइटी के, ये काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं, बेसिकली मोटिवेशनल काउंसलिंग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे संजय सर आपके सामने एक डे टू डे लाइफ में जो हम लोग इस तरीके का एग्ज़ामिनेशन फोबिया जो डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स में, उसको ईजिली तरीके से कैसे हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, पॉजिटिविटी कैसे उसमें रोल प्ले करती है इसको ठीक करने में, इसके विषय में बताने के लिए मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ अपने इस टॉपिक को आप हमारे स्टूडेंट के सामने रखें ताकि वो इसके बारे में जागरूक हो सकें। संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू शिव सर एंड सौरभ सर एंड ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, हमारे सारे श्रोतागणों को थैंक यू। और आज का जो विषय है एग्जामिनेशन फोबिया, इससे हम सब लोग गुजरे और कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने
उस दौर को फील किया है कि क्या और किस तरीके से हमें हर एक चीज पिंच करते हुए दिखाई देती है। छोटे से छोटे टास्क हमें बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं। टफ है, लेकिन कितना टफ है और कैसे उसे टफ से इजी बनाना है, इसके लिए बहुत छोटी सी कहावत हमने बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं और उसे हम लोगों ने देखा है, प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के छोड़त है निशान। बचपन में हम लोगों ने बहुत छोटी सी एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बच्चा था, उसे लगभग कुछ नहीं आता। उसे उसके टीचर ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम्हें मैं एक छोटा सा काम देता हूँ कि जो भी होमवर्क है लिखने से रिलेटेड उसे तुम दिन में 5 बार लिखो और कोई काम नहीं। उसने ऐसा करना शुरू किया, धीरे धीरे मेमोराइज होने लगा और उसने क्या पाया कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट। इस एक छोटी सी कहानी के बताने का सिर्फ एकमात्र मतलब ये है कि हम अपने छोटी छोटी प्रैक्टिसेस और हमें जो गाइडलाइन मिल रही है या हम जिनसे गाइडलाइन ले रहे हैं वो हमें किस तरीके की गाइडलाइन दे रहे हैं। हमारा सिलेक्शन और हमारा कलेक्शन दोनों मैटर करता है। दूसरी बड़ी बात ये, एग्जाम है तो एग्जाम का फियर तो आना तय है। जैसे कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है, सारे क्वेश्चन पता होते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने मुंह से एग्जैक्टली वो चीजें नहीं निकल पाती हैं जो बताना हो। ये होता है कि अपने से सुपीरियर के सामने जब हम बैठते हैं तो वी हैव कॉन्सेप्ट दैट कि हम कोई लैकिंग ना कर दें, कोई गलतियां ना हो जाए, कुछ भूल ना जाए। हम अक्सर भूलते क्यों है मालूम है? क्योंकि हम इस डर में होते हैं कि हम भूल ना जाए। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पढ़ाई के दौरान भी होता है कि हम अक्सर उन्हीं चीजों पे फोकस करने लगते हैं कि अरे यार याद कैसे होगा। पहले तो रटने की जो एक ये आदत है उससे बचने के लिए जो प्रैक्टिकल और कुछ शोध के द्वारा पता चला है वो ये है कि हमें अपने डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड ऑन करने हैं। रूटीन, हमें अपनी एक रूटीन बनानी है और रूटीन को फॉलो करना है। कहा गया वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। तो आप शांति से अपने उस रूटीन पे काम करना शुरू कर दे कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है। ठीक से बहुत ये डू अ लिटिल एक्सरसाइज एंड योगा ऑल्सो। कुछ एक छोटे स्टेप्स हैं, उन्हें कीजिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। देन आफ्टर आप आइए कि आपको ऐसे कौन से डाइट लेने हैं जिससे आपको ज्यादा नींद न आए। तो बहुत ज्यादा हैवी डाइट लेने के बाद जब हमें नींद आएगी तो हमारा ध्यान पढ़ने में नहीं लगेगा। देन हमें क्या पढ़ना है, बुक उठाएंगे तो हमें लगेगा यार देयर इज सो मेनी चैप्टर्स, इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करें। 10 तल्ले भी चढ़ने के लिए हमें पहले स्टेप से ही कदम उठाना पड़ता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं तो फिर वो टाइम लगेगा, बट आफ्टर अ टाइम वी विल फाइंड दैट कि वी आर ऑन द टॉप। हम वहां पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। कभी भी इस फियर में मत आइए कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज का फियर जरूर है, और एग्जाम हो चाहे किसी भी चीज का फियर इसलिए भी जरूरी है कि जब हमें डर होता है तब हम तैयारी करते हैं। उस डर को फेस करने के लिए, उस डर से बाहर निकलने के लिए, तो जैसे अगर हमें डर है, जैसे सपोज अभी आज के डेट में हम लोग किस चीज से डर रहे हैं? कोरोना से। क्या करते हैं? प्रिकॉशन। क्या लेते हैं प्रिकॉशन में? हैंड वॉश यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, आसपास के माहौल में लोगों से जब मिलते हैं तो मास्क वगैरह का यूज करते हैं ताकि हम चीजों से प्रिकॉशन ले सकें।
एक छोटा सा डर दोनों साइन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम कैसे ले रहे हैं मैटर ये करता है। पॉजिटिव साइन ये है कि हम अपने अंदर उन चीजों के लिए फिर कलेक्शन करते हैं। एक राजा को जब अपने राज्य पे हमला होने का भय दिखाई देता है तो फिर वो अपने सारे आयामों को टाइट करता है कि नहीं हमें कैसे फाइट करना है। जस्ट सेम विथ स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स हैं, आपने सब्जेक्ट उठाए, सब्जेक्ट में अभी तक के आपके सारे प्रिपरेशन को आप किनारे कीजिए। आप एकदम इनिशियल स्टार्ट कीजिए कि आपको कैसे कैसे है। आप टाइम स्लॉट में डिवाइड कीजिए, मॉर्निंग में ये, आफ्टरनून में ये, इवनिंग में ये, देन बिफोर स्लीपिंग हैव रिवीजन ऑफ ऑल और राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बिफोर एग्जामिनेशन डेट शॉर्ट नोट्स आपके पास हों कि आप समराइज्ड वे में उसे रिकॉल कर सकें। और नेक्स्ट डे की स्टडी के पहले एक बार सरसरी निगाह से हमें अपनी पूरी सारी चीज़ों को ध्यान देना है। इन सब के दौरान में हम लोगों ने जो चर्चाओं के बीच में मेन पॉइंट्स रखे, तो अगर आप चाहें तो इनसे पेन डाउन कर सकते हैं कि दैट पहला पॉइंट हमें क्या है, वी हैव टू मेक आवर रूटीन। रूटीन में हमें ऐड क्या करना है, हेल्दी डाइट, जिससे हमें हमारे अंदर मिलने वाली कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब की बैलेंस डाइट हमारे अंदर जाए और हम कोई भी ऐसी डाइट ना लें जिससे हमारा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो, कोई ऐसे ड्रिंक्स ना लें जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो, जिससे हमारा वेट लूज हो। सेकेंड, इस बीच में लगातार स्टडी से बचना है, आपको बीच बीच में ब्रेक देना है और आपको कुछ ब्रेन रिफ्रेशमेंट गेम खेलने हैं, जैसे सुडोकू है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिससे हमारा ब्रेन रिवाइज होता रहता है कि हमें एक रिफ्रेशमेंट मिलता रहता है। और कभी भी एक बार में बैठ के एकदम झटके में पढ़ते रहना नहीं, एंजॉयमेंट प्लस एंटरटेनमेंट प्लस आपको अपनी पढ़ाई, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन आपको सारी चीज़ों को एक समय सारणी में अपने आप को कहते हैं ना तालिकाबद्ध करना है कि नहीं हमें इस तरीके से करना है। देन आफ्टर हमारे पास आता है कि हमें मॉर्निंग में उठने के बाद कैसे व्यायाम एक्सरसाइज करके अपने आप को रिलैक्स करना है। योगा के छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जिन्हें करने से हमारा मेमोरी बूस्टअप होता है, हमारी मेमोरी में नेगेटिव एनर्जीज दूर होते हैं, हमारे पास एक अच्छा माइंडसेट होता है, क्योंकि जब हमारा माइंडसेट क्लियर होता है देन हम अपने आप को फाइंड आउट करते हैं कि हमें कैसे आगे की ओर मूव करना है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस से कैसे हम अपने आप को हटाएं। पढ़ाई के स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आप अपने अचीवमेंट्स को एक जगह लिखना शुरू कीजिए, सिंस योर चाइल्डहुड। कैसे आपने टफ टाइम में अपने आप को निकाला है, कैसे कैसे आपने टफ टाइम में आपने कौन सी शॉर्ट डिप्रेशन में क्या ऐसी हेल्प ली। घर में आप उन लोगों को टारगेट कीजिए जो उस सब्जेक्ट के महारथी हों, ना हो तो फ्रेंड सर्कल में उन लोगों से टच में रहिए, बातें कीजिए, शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। देन आप क्या पाएंगे कि आप अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, हमें अपने आसपास के माहौल में उन नेगेटिव चीज़ों को नहीं ले आना है जो फोन करके कहे अरे यार मेरी तो तैयारी नहीं हो पाएगी, लगता है इस बार क्या होगा, कैसे होगा, ये फालतू चीज़ों से बचिए। फोबिया हमारे डर का वो हिस्सा है जो हमें और कुछ सोचने की क्षमताओं से एकदम दूर लेके चला जाता है और हमारे अंदर वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है और हम क्या पाते हैं कि हम कोई भी चीज़ करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पाते। ऐसे में हमारा एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले है वो ये है कि हमें नेगेटिव चीज़ों से दूर पॉजिटिव चीज़ों के पास, और आज के डेट में ऑनलाइन सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन के अलावा भी अगर आपको इनकेस कोई भी ऐसी चीज़ फील हो कि आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि नहीं आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं सब तरफ से। दूसरा, अभी तक जो हमारे यहाँ पे जो भी सुपीरियर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जिस भी तरीके से आपको सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे
साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट है, सारी चीजें। लेकिन हम आपसे फिर वही बात करें, why you are thinking that you are psychologically in depression? डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे शब्दों का ये जो आज के डेट में एक्टिव पोजीशन है वो क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को उस ऑरा में और उस एरा में ले आके खड़ा कर लिया है कि हमें लगता है कि यार वी हैव स्ट्रेस, यार हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? आस्क क्वेश्चन मिरर के सामने जाइए, आस्क द सेम क्वेश्चन विद योरसेल्फ कि क्या होगा। आपके घर में जब आपके छोटे भाई बहनों के साथ होता है तो आप उन्हें क्या समझते हैं? देखिएगा आपको अपने आप आंसर भी मिलेगा उसका, इन सब के बावजूद भी जब आप अपने आप को एक बार रूटीन में लेके चलते हैं, जस्ट फॉलो द स्टेप ऑफ 21 डेज। ये साइकोलॉजी की ही फॉर्मूला है कि अगर हम किसी भी चीज को 21 दिन तक फॉलो करते हैं, दैट कम्स इन द हैबिट। तो जब हम किसी एक रूटीन को फॉलो करें 21 डेज के बाद, अगर वो रूटीन आपके अंदर मैसिव चेंज न ले आए, देन मेक मी कॉल, मैं काउंसलिंग बंद कर दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसके लिए आप एक बार 21 दिन का इस फॉर्मूले को आजमाइए। बाकी उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि देन आफ्टर भी आपको किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो देयर इज सो मेनी ऑप्शंस टू हैव अ बेटर ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। एग्जाम हमारे एबिलिटी, हमारी क्षमताओं को परखने का, हमारी क्षमताओं को प्रूव करने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड वी हैव टू सेलिब्रेट इट, वी हैव टू एंजॉय इट। क्योंकि अगर स्ट्रेस ना हो तो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट इनकम्प्लीट लगता है। इंडिया का मैच जैसे जैसे स्कोर और बॉल्स के आपस में ट्यूनिंग इधर उधर तब तक स्ट्रेस लगता है होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है, लूज एंड विन में कन्वर्ट होता है, देन वी विल फाइंड दैट कि नहीं यार ये तो हो सकता है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर के लिए मैं आपको एक सबसे छोटा सा प्रिपरेशन बताना चाहूँगा कि नेवर स्टार्ट योर क्वेश्चन पेपर कि मैं पहले के क्वेश्चन से ही आंसर लिखना शुरू करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उन छोटे क्वेश्चन को उठाइए जिनको आपको आंसर आपको इजीली याद हो। सबसे पहले उन आते हुए क्वेश्चन को फटाफट पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चलेगा व्हेन यू विल जस्ट ऑफ द पेपर अगेन, आप जब पेपर फिर से उठाते हैं तो आप पाते क्या हैं, क्या मैंने 100 में से 40 मार्क्स से कर नो इशू, बाकी 60 मार्क्स हैं, तो वो जो 40 मार्क्स का आप करेंगे दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व अनदर 60 नंबर्स। तो आप फिर उन चीज़ों को भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, अपने आप को रूटीन में ले आइए एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ 21 डेज। होप ये मेरी बातें समझ में आए और विद बेटर रिजल्ट्स आप नेक्स्ट मिलिए। और 21 डेज के फॉर्मूले को आप आजमा के देखिए, कोई भी इशू हो तो आप हमारे इस पोर्टल पे, हेल्थ सोसाइटी के पोर्टल पे कहीं से भी लिंकअप कीजिए। यहाँ नंबर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे शिव सर, सौरभ सर, आकांक्षा मैम और अरुण, ये सब लोग अवेलेबल हैं। इन सब लोगों से आप डिस्कस कीजिए, देखिए मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से पूछिए। आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चिंत होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट मुझे पता है कि बेहतर है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ बेटर रिजल्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर यू। थैंक यू संजय सर, ये बहुत अच्छा लगा कि एक तो सबसे चीज़ क्या होती है पॉजिटिविटी, जो कि आपके स्पीच में पूरी दिखाई देती है, और ये सारे स्टूडेंट्स भी एग्री करते होंगे कि पॉजिटिविटी है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर हम लोग अपने काउंसलिंग में भी हम लोग देखते हैं कि जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं,
लाइफ में एक गोल डायरेक्टेड अपना प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे होते हैं और इन्जॉय भी करते हैं हर चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की वजह प्रेशर लेते हैं, पढ़ाई को भी एक एंजॉय के रूप में लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स, हाँ सर ये कॉम्बिनेशन है, हम अक्सर कॉम्बिनेशन को बिगाड़ने लगते हैं। अक्सर जैसे मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, पेरेंट्स की वजह से है। तो हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि बच्चों को एक साइकोलॉजिकली बर्डन बना देते हैं कि सिर्फ नहीं। मुझे याद है कि मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था और 12th के एग्ज़ाम में नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स का, और मैं बैठ करके इकोनॉमिक्स का पेपर मतलब पढ़ाई करते 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 जब मैं थक गया था उठा, और उस वक्त मूवी आ रही थी और मेरा ध्यान बार बार उस ओर भाग रहा था, क्या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो मैंने कॉपी बंद की, मैंने बैठ के वो मूवी कंप्लीट देखी। देखने के बाद मेरे घर वालों ने बोला कि हाँ मैं ठीक है, काफ़ी देर से पढ़ ले तो तुम पढ़ लो, देख लो आराम से। मूवी देखी, एक कप कॉफ़ी पी, नींद भी गायब, दिमाग का स्ट्रेस भी गायब कि अब क्या करना। अब लगा कि यार अब तो मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने 1.5 आवर और पढ़ाई की। तो 2 घंटे से नहीं समझ में आ रही थी, वो 1 घंटे में फिर वापस समझ में आ गई। नेक्स्ट डे एग्जाम भी बेटर हुई। तो मेरा कहने का एकमात्र मतलब है कि पेरेंट्स को चाहिए कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट इस बात पे जरूर करें कि सिर्फ पढ़ाई नहीं। देखिए रिजल्ट नो डाउट हर पेरेंट्स चाहता है कि बहुत बेटर है, तो हर बार बेटर रिजल्ट से बेटर है कि बच्चे के अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट, बच्चे के अंदर एक बेटर चीज़ों को अंडरस्टूड करने के लिए एक क्षमता होती है कि माय पेरेंट्स इज ऑलवेज विथ मी। और ठीक है, समटाइम वी हैव टू बीइंग टफ, समटाइम वी हैव टू बीइंग फ्रेंड, ताकि हम उन्हें एक अच्छा सबक सिखा सकें। तो बच्चे के अंदर टैलेंट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, नो डाउट हर कोई मार्क्स के पीछे है कि नहीं, मार्क्स के अच्छे होने चाहिए, लेकिन मार्क्स के चक्कर में बाकी चीज़ें न गड़बड़ हो जाए, इसका भी ख्याल रखें। थैंक यू संजय सर। अभी जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूँगा अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है, संजय सर, सौरभ सर और मैं उपलब्ध हूँ, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट अगर रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। और वैसे संजय सर आपने बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि, और सौरभ सर ने भी ये पॉइंट्स जो रखे, और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दोनों की तारीफ़ कर रहा हूँ, आकांक्षा अरुण जी ने भी अच्छे से पॉइंट्स रखा। बट अपने टॉपिक में आपने जो पॉइंट्स रखे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि एक आपके अगर मैं अपने आपके स्पीच और सौरभ सर के स्पीच से अगर एक एक पॉइंट अगर उठाऊँ तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप अपने लाइफ में एक रूटीन बनाते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है, मार्क्स आपके एलिजिबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है। आप कितने काबिल हैं वो मार्क्स आपको नहीं बताते हैं। आपकी काबिलियत को कोई रेटिंग ऐसा नहीं बना है, आज तक कोई भी स्केल नहीं बना है जो आपकी काबिलियत को एकदम एग्जैक्टली सही नाप सके। तो इसकी फ़िक्र छोड़िए और खूब एंजॉय करते पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम को भी अच्छे से एंजॉय करिए। एग्ज़ाम एक फेस्टिवल की तरह है, जैसे संजय सर ने बोला, इसको एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करिए। और जहाँ तक है कि अगर हम लोग फुल फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन और खूब एंजॉय करके साथ पढ़ाई अगर हम लोगों ने सही से की है तो जाहिर सी बात है रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा ही आएगा। तो रिज़ल्ट की फ़िक्र छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो ये बहुत अच्छा लगा संजय सर और सौरभ सर। बाकी आकांक्षा और अरुण जी ने को भी थैंक यू बोलूँगा कि आपने इस वेबिनार में अपने पॉइंट्स को रखा और सारे स्टूडेंट्स इससे जहाँ तक हम लोग जो जुड़े हैं उनको जहाँ हमें मुझे लगता है कि बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। और अब बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट अभी तक क्लास तक जुड़े हुए हैं, आकांक्षा, गौतम, विशाखा एंड अहमद रजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतने पूरे धैर्य के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। तो आखिरी वक्त है, अगर मैं चाहूँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोग एक एक दो लाइन में अगर आकांक्षा, गौतम, विशाखा, अहमद
अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस वेबिनार में, आपने क्या सीखा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग प्लीज़ एक एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे अपने स्पीकर्स के लिए कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस वेबिनार को लेकर के। यू ऑल आर फ्री टू एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट दिस वेबिनार प्लीज़। संजय सर आप ही शुरुआत कर दीजिए। जैसा थैंक यू सर। जैसा कि बहुत क्लियर है कि बात करें अगर आज के एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है कि हमें आज यहाँ पे इस पोर्टल पे ये पता चल रहा है कि कम से कम एग्जामिनेशन के दौरान होने वाले फोबिया को हम कैसे टैकल करें। जिस तरीके से हमारे स्पीकर्स सब लोगों ने बताया, शिव सर ने एक्सप्लेन किया, सौरभ सर ने एक्सप्लेन किया, आकांक्षा मैम है, अरुण सर हैं, इन सब लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, उन सब लोगों ने बेहतर तरीके से बेहतर प्लेटफॉर्म कहाँ पे क्या स्टेबिलिटीज़ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चीज़ें हमें किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। फर्दर अगर एक कंक्लूजन की ओर जाते हैं, तो कंक्लूजन में हम ये पाते हैं कि एग्जामिनेशन हमेशा, जैसा कि मैंने अभी भी कहा और अभी शिव सर ने भी कई बार हम लोगों ने अभी सेम चीज़ कहा, आप लोगों ने साल भर जिस चीज़ के लिए अपना टाइम दिया, सब कुछ किया, उसके फाइनल रिजल्ट्स या हमारे फाइनल परफॉर्मेंस की बात करें, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने अपना टाइम पूरा दिया, वो प्लेटफॉर्म है जब वो हमें अगले स्टेज के लिए तैयार करके आगे बढ़ता है, दैट यू आर रेडी टू मूव फॉर योर फर्दर स्टेप। मतलब हमें वो परिपक्वता देता है एक तरीके से, तो नहीं आप अब इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से मैच्योर, उसी मैच्योरिटी का वो एग्जामिनेशन होता है कि दैट वेयर वी आर एट। और नो डाउट एग्ज़ाम्स हैं और हमेशा एग्ज़ाम्स आते हैं सरदर्द की तरह, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी बेटर आपको एक्सपीरियंस दे के जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू संजय सर। सौरभ सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस वेबिनार को लेकर के। सौरभ सर आवाज़ आ रही है? जब तक सौरभ सर नहीं है तब तक आप तीनों स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें इस वेबिनार को लेकर के। आवाज़ आ रही है ना सभी को? सर थैंक यू सो मच सर। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर या आपका हेलो आपने करवाया ताकि एक सेकेंड सौरभ सर, और ये अहमद बोल रहे हैं, बोलने दीजिए इनको। अहमद बोलिए आप। यस सर। सर संजय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ सर ने भी इस तरीके से सर आपने हम लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम लोगों को अपने एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, ताकि हम अपनी चीज़ों को आसानी से कर सकें। इसके साथ साथ मैं अपनी सोसाइटी से बहुत सारे वेबिनार को अटेंड कर रहा हूँ। इसमें इस बात का भी हमें पता चलता है कि अपनी दिनचर्या को किस तरीके से हम अच्छा बना सकते, एक अच्छा मेंटल हेल्थ किस तरीके से हम अपना कर सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू अहमद रजा जी, आपका बहुत ही अच्छा कमेंट सुना मुझे, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे आगे आने वाले वेबिनार में जुड़े रहें। ओके सौरभ सर आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो जी जी। हेलो हाँ आवाज़ आ रही है? जी जी।
ठीक है। ऑनलाइन मतलब अभी जैसे एग्जामिनेशन का तो पहले से ही एग्जामिनेशन फोबिया या एंजाइटी जो रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी के टाइम में जो ये कोविड सिचुएशन जो आ गया है उसके कारण जो ये जो एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया है, सोशल कांटेक्ट कम हो गया है, ग्रुप में जो इसके कारण एक इंडिविजुअल मोटिवेशन मतलब जैसे हम लोग तो रिसर्च करते तो हम लोग जो साइंटिफिक रिसर्च स्टडी है उसके आधार पे चीजों को तथ्यों के आधार पे बताते तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जगह जो होती है स्टूडेंट का जो मोटिवेशन होता है वो ग्रुप में काम करने से जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं तो और पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनता है तो उससे जो रहता है उनमें मोटिवेशन बना रहता है और अपने साथ वाले को वहाँ पे होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलता है तो उसके कारण एक जो नित्यता है, कंटिन्यूटी जो बनी हुई रहती है। लेकिन अभी जो हो रहा है अभी वो सिस्टम पूरा उलट गया है और इतने दिन हो गया है कि 10th का 9th 10th के स्टूडेंट को छोड़ दे तो उसके नीचे वाले जो है बच्चे वो लोग तो बहुत दिन से सोशल कांटेक्ट में ही नहीं है तो उनकी नित्यता और कंटिन्यूटी में तो बहुत कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में इसके कारण जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं और जो है मतलब ये एग्जामिनेशन को रिलेटेड हुए लेते हुए और एंजाइटी और ये चीज़ें बढ़ा रहा है। तो अगर इस दिशा में मतलब कंपेयर करेंगे पहले का और ये चीज़ों का तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत ज़रूरी है और अभी का सिचुएशन देखते हुए और इधर जो है नया से नया वे और खोजना है कि किस तरह से मतलब निकटता लाई जाए लोगों के बीच में मतलब ऑनलाइन के माध्यम से कि जो वो मोटिवेशन लो हो रहा है वो अभी मोटिवेशन साथ में ऐसा किया जाए कि आगे उनको फिर प्रॉब्लम नहीं हो कि अचानक वो फिर रह नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत और जो है ये बढ़ रहा है। इवैल्यूएशन सही तरह से नहीं हो पा रही है चीज़ों को लेके तो मेरा मतलब कहने का जो है कि अभी जो हो रहा है सिचुएशन में और चीज़ें बढ़ रही हैं तो यहाँ पे इसमें रास्ता खोजने की तरीका खोजने की ज़रूरत है। जैसे हम जूम पे ही अब डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी तरह के बच्चों में ही है कि उनका मिनिमम सोशल कांटेक्ट हो और वो लोग एक साथ पढ़ाई लिखाई जैसे पहले ग्रुप में करते थे तो उसी तरह से अगर ऐसा ही ऑनलाइन करके पढ़ना चालू करें अपना टाइम को बना के रखें तो वो ज़्यादा जैसे अभी ऑनलाइन क्लास तो कर लेते हैं लेकिन जो पहले बैठ के जो ग्रुप में काम करते थे वो सब चीज़ें लो हो गई तो वो चीज़ें अगर होना बढ़ेगा तो फिर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेंगे फिर वो नित्यता बनेगी, कंटिन्यूटी बनेगा तो फिर वो मेंटेन किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें जो है ये सब ऐसे ही डिस्कशन होगा तो नया चीज़ें होती हैं कि क्या किए तो ऐसा जो है पॉइंट ऑफ व्यू तो इसी से हम लोग को ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। थैंक यू सौरभ सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज के समय में प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चीज़ें सीख रहे हैं लेकिन वो उतना अच्छा उनको जो क्वालिटी अमाउंट में एजुकेशन मिलना चाहिए था वो ऑनलाइन के थ्रू नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सिलेबस भी कई बार पूरा नहीं हो रहा है, पढ़ाई में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है और वो एक एंग्जाइटी को डेवलप कर रहा है स्टूडेंट्स में। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो हम लोग वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुझे लगता है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और कोई स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं जुड़े हुए हैं अभी लास्ट में
अपना कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? आकांक्षा गौतम जी या विशाखा जी, प्लीज़ एक एक लाइन में कुछ अपना कमेंट दे दें, तो फिर हम लोग अपना ये वेबिनार यहीं पे समाप्त करेंगे। आकांक्षा जी, आवाज़ आ रही है? आकांक्षा या विशाखा जी? आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बोलेंगे तो आपका मार्किंग होगा, यहाँ पे आपको नंबर कम मिलेगा। अपना पॉइंट्स रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोग साइलेंट ही अपना कमेंट दे रहे हैं। ठीक है, संजय सर, सौरभ सर और अरुण, आकांक्षा, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, और जो बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं जो इसमें कंटिन्यू इसमें जुड़े रहें, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारी संस्था का सहयोग किया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और आगे भी आप ऐसे ही अपना सहयोग देते रहेंगे। और इस आकांक्षा के साथ, इस इच्छा के साथ मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग परमिशन दें तो हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। सौरभ सर, संजय सर, अगर आप लोग परमिशन। थैंक यू। सौरभ सर, संजय सर, क्या कहते हैं? यहाँ से हम लोगों को कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स उपलब्ध होते हैं, सबसे आज मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पार्टिसिपेंट है, दैट मींस यू हैव अ पार्ट एंड यू हैव टू प्ले योर रोल। आपको भी अपना कुछ हिस्सा जरूर देना चाहिए। जानिए, समझिए, आपके अंदर आए हुए सारे विचारों जब तक आप कहेंगे, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने आप को सुन सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। इसलिए आपको जरूर यहाँ पे अपने विचारों को रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मूक दर्शक बने रहने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हम कहते नहीं हैं, तब तक हम अपनी समस्याओं को सोचेंगे कि कोई दूसरा हमारा सवाल ही पूछे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और दूसरे के सवाल से अपने भी आंसर कम सेटिस्फाइड करने की जरूरत है। तो आप सब लोग कम से कम एक बार अपने क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सबमिट करने की हैबिट करें। थैंक्स फॉर आज के सेशन के लिए शीर्षक, यहाँ पे हम सब लोगों को हमें फिलहाल जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन फोबिया इनका हम और ना बढ़ा, ताकि ये अपने एग्जाम्स की ओर बेहतर तरीके से फोकस कर सके। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए, एंड अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम सब लोग यहाँ मिलना है। और हम सब लोग हमेशा अपने पोर्टल, अपने वेबसाइट और हेल्प सोसाइटी के माध्यम से हमेशा अवेलेबल हैं। आप कभी भी कांटेक्ट करें, कभी भी आप इंटरेक्ट करना चाहें तो आप टच में रहिए। सारे क्वेश्चंस, सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट किए जाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सौरभ सर, संजय सर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक सेकेंड। जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, बेसिकली अहमद रजा और आकांक्षा जी, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सभी अगर आप हमारी संस्था के वॉलेंटियर के तौर पे अगर आप ज्वाइन कर लें तो ये हमारा जो कार्यक्रम है वो आगे बहुत अच्छे से हो पाएगा। और हमारी संस्था की तरफ से आप सभी को एक वॉलेंटियर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट, जो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट एक अलग होता है जो कि आपके जॉब प्रोफाइल में काम आ सकता है। तो हेल्प सोसाइटी की तरफ से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, संजय सर से हमने डिस्कस किया था, सौरभ सर से, कि हम लोग क्यों ना अपने संस्था में कुछ वॉलेंटियर ऐड ऑन करें। पहले भी कुछ वॉलेंटियर रह चुके हैं, चूँकि अब क्या है वो फाइनल हो चुका है उनका एग्ज़ाम, अब वो आगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपने कलीग से, अपने जो क्लासमेट हैं उनके ये बात ज़रूर शेयर करिएगा कि आप हमारी हेल्प सोसाइटी संस्था के वॉलेंटियर अगर बनते हैं तो, और उसके साथ जब काम करेंगे तो आपको एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे।
और ऐसा नहीं कि हम लोग अभी आपको फील्ड में कोई काम देंगे। हम लोग इसी तरह ही जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं छोटे छोटे, उसमें आपको वॉलेंटियर का रोल प्ले करना पड़ेगा, और उसके थ्रू आपको एक हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो संजय सर, सौरभ सर, ये तो इन लोगों को अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो इस बारे में तो कह सकते हैं। और इसी के बिल्कुल सर, एक्चुअली देखिए ऐसा है कि वॉलंटियर आप हमारे कहने पे ना बने। वॉलंटियर बनने के जो फायदे हैं आप उन्हें खुद एनालाइज करें कि वॉलंटियर बनने से आपके एक्सपीरियंस में क्या एनहांस होता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में क्या इफेक्ट आता है, आपके सीवी में क्या एनहांसमेंट होगा। कल को इवन जब आपके पास जाते हैं तो यू विल नेवर कॉल्ड अ फ्रेशर, आपके पास एटलीस्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि इन केस हम कभी फील्ड में भी आते हैं तो हमें फील्ड में भी जब जाते हैं तो हमें फील्ड में अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज का मौका मिलता है, और सोशल कॉज के लिए काम करने का ये जो मौका है ना, ये हमें कहीं ना कहीं एक बेटर चीजें फील कराता है। और जब कोई काम करके हमें बेटर फील हो और वो हमारे एक्सपीरियंस में काउंट, तो दैट विल, कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो ये वो काम करता है। आप सब फ्री हैं, अपने हिसाब से सोचिए। एंड द रोल ऑफ वॉलेंटियर आप गूगल पे सर्च करके अगर आपको जानना हो तो वहाँ जानिए, क्योंकि कई बार होता है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं चीजों को। और हर बढ़ते हुए करियर के ग्राफ में हमें कहीं ना कहीं अनुभवों का एक छोटा सा पिटारा चाहिए होता है अपने आप को साबित करने के लिए कि हमने इस संस्था के साथ ऐसे काम किया है। देन हम फर्दर अपने आप को आगे मूव ऑन करते हैं। इसी के साथ थैंक यू संजय सर। इसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बाकी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो कृपया अगर आप वॉलेंटियर बनना चाहते हैं तो हमारी संस्था का जो हेल्प सोसाइटी वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रही बात, मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग एक छोटा सा रिज्यूम बना लीजिए, और हमारी संस्था का एक ईमेल आईडी है helpsocietyvns@gmail.com। आप इस पे अपना वो रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा, तो हम लोग एक आगे का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू कर देंगे। तो यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज ए वॉलेंटियर। सो सर, सौरभ सर, संजय सर और ऑल द पार्टिसिपेंट, अब टाइम ओवर हो चुका है। इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आई थिंक सभी एग्री करते हैं? ठीक, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वेबिनार में, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से परफॉर्म करिए, डरना नहीं है। ओके, थैंक यू।